जीएसटी, सेल्स टैक्स, वीएटी टैक्स, टैक्स और बस टैक्स। लेकिन ये क्या है और आवाम को अपनी कमाई से ये हुकूमत को क्यों देना जरूरी है? आखिरकार ये क्यों जरूरी है और इसका आवाम पर क्या असर होता है? आवाम हुकूमत को टैक्स देती रहती है और बड़े बड़े बिजनेसमैन और मास्टरमाइंड हुकूमत को 1 रुपए भी टैक्स अदा नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ एक आम आदमी को भी अपनी थोड़ी सी सैलरी में से भी टैक्स अदा करना पड़ता है। इन सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में जितना भी पैसा है, हर साल इस पैसे का 30 से 35% गवर्नमेंट टैक्सेस जमा करती है। लेकिन हर कंट्री में टैक्स का इम्पैक्ट इतना नहीं है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कुछ कंट्रीज में टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है, इतना कि उनकी जीडीपी का 50% हिस्सा तो बस टैक्सेस पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि डेनमार्क और स्वीडन, ये वो कंट्रीज है जिनकी जीडीपी का 50% हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल होता है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनमें आवाम से टैक्स बहुत कम लिया जाता है, जैसे कि मोनाको, हांगकांग, कनाडा और सिंगापुर। लेकिन फिर से सवाल यही राइज होता है कि ये टैक्स क्यों जरूरी है? ये कम हो या ज्यादा, ये क्यों देना जरूरी है? अवाम के लिए ये लाजिम क्यों है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे? तो इस टैक्स की कहानी बहुत पुरानी है। सबसे पहले 2700 BC में एशियन इजिप्ट के टाइम किंग मीनस ने पहला टैक्स वसूल किया था अवाम से, ताकि उसके खजाने में दौलत की कमी न हो। लेकिन उस टाइम में कोई करेंसी नहीं थी, तो उसने अवाम से जानवर लिए, जमीनें ली, यहाँ तक के फसलें भी ली। फिर 1692 में इंग्लैंड में टैक्स लॉ पास हुआ, जिसका मकसद था फ्रांस के खिलाफ जंग के लिए पैसा जमा करना। इसके बाद अमेरिका में 1861 में टैक्स लॉ पास हुआ, जिसका मकसद था सिविल वॉर के लिए पैसा जमा करना। और ऐसे करते करते तमाम मुल्कों में अलग अलग वजह बनाकर टैक्स लॉ पास किए गए, और ये टैक्स आज के दौर में इस कदर बढ़ गए हैं कि बस अवाम का खून चूसने के लिए रह गए हैं। बरसगीर पाको हिंद में 1860 में टैक्स लॉ पास किए गए। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हो गए, तो तब से लेकर अब तक दोनों कंट्रीज के टैक्स लॉ में बहुत बार चेंजिंग की गई है। लेकिन आखिरकार ये टैक्स जमा है क्यों किया जाता है? ये अवाम से लिया क्यों जाता है? तो टैक्स इसलिए जमा किया जाता है कि इस टैक्स के पैसे को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो अवाम को फ्री में फैसिलिटीज दे सके, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट वगैरह। चैप्टर 2, टाइप ऑफ टैक्सेस। तो पाकिस्तान में मेनली 2 तरह के टैक्स अवाम गवर्नमेंट को पे करती है। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, लेकिन यहाँ घी सीधी उंगली से भी निकाला जाता है और टेढ़ी से भी निकाला जाता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी वसूल किए जाते हैं। तो बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। इसमें शामिल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स बाद में खत्म कर दिया गया था, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। इनकम टैक्स वो होता है जो हमारे इनकम से काटा जाता है, जैसे कि सैलरी से हर माह टैक्स काटा जाता है, या फिर अगर कोई बिजनेसमैन है तो हर माह इसके मंथली प्रॉफिट का हिस्सा लिया जाता है। इसके बाद आता है कैपिटल गेन टैक्स। तो ये टैक्स ज्यादातर बिजनेसमैन से वसूल किया जाता है, और टैक्स उसकी सेल्स में से वसूल किया जाता है, यानी कि हर माह जिस बिजनेसमैन की जितनी प्रोडक्ट सेल हुई, उन सेल्स की बना पे उससे उसके प्रॉफिट का शेयर लिया जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई स्टॉक इन्वेस्टर है तो उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी एज अ टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर टैक्स वेरी करता है इस बेस पर कि उसने कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि रियल एस्टेट। अब हम बात करते हैं हिडन टैक्स की। तो इनडायरेक्ट और हिडन टैक्सेस में सबसे पहले आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस टैक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान ले आप किसी कपड़े की अच्छी और बड़ी दुकान पर गए हैं और वो दुकान FBR में रजिस्टर है। आप एक नॉर्मल सी शर्ट लेते हो जिसकी कीमत 1000 रुपए है। वो जो 1000 रुपए है जिसकी आपने शर्ट खरीदी, उस 1000 में से 170 रुपए या 200 रुपए उस शॉप के ओनर ने 170 या 200 रुपए तो FBR को देने हैं एज अ सेल्स टैक्स। बाकी बचा 800 रुपए। तो इस 800 में से उस ओनर ने अपना प्रॉफिट और अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। फिलहाल के लिए ये मान के चलते हैं कि 200 से 300 रुपए तक वो बंदा अपना प्रॉफिट निकालता है। तो फिर उस शर्ट की एक्चुअल कीमत क्या हुई? उस शर्ट की एक्चुअल कीमत बनती है 500। तो इस तरह के हिडन टैक्स को कहते हैं जीएसटी। जीएसटी टैक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मोबाइल, शुगर, सीमेंट, अल्कोहल, तंबाकू, हर वो प्रोडक्ट जो आप डेली बेसिस पर यूज करते हैं। चैप्टर 3, पाकिस्तानी सेक्टर्स विच पे जीरो टैक्स। यहाँ पे आपको झटका लगेगा। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े सेक्टर्स जो हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिन सेक्टर के खर्चों को देखें तो हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इन सेक्टर्स पर खर्च किया जाता है, लेकिन वो सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के एम्प्लॉयज जीरो टैक्स पे करते हैं। इन सेक्टर्स में आते हैं डिफेंस फोर्सेस, पाकिस्तान का जुडिशनरी सेक्टर, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन सेक्टर, पाकिस्तान की चैरिटीज और एनजीओज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेक्टर, और एट द एंड सबसे बड़ा सेक्टर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ एक आम आदमी डेली की परचेज पर भी टैक्स देते हैं। वहाँ पर इतने बड़े बड़े सेक्टर्स टैक्स फ्री है और इन सेक्टर से 1 रुपया भी टैक्स नहीं है।
इन सेक्टर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी अपनी सैलरी पूरी वसूल करें। अगर जीएसटी की बात की जाए तो वो तो एक कंट्री वाइड टैक्स है और वो सबसे लिया जाता है, लेकिन जो करोड़ों के हिसाब से टैक्स इन बड़े बड़े इदारों को छोड़ा जाता है उसका कोई हिसाब ही नहीं। डिफेंस सेक्टर, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर हमारा आता है पाक आर्मी। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा पाक आर्मी और अपने डिफेंस सेक्टर्स पर खर्च करता है और बदले में ये सेक्टर्स और इन सेक्टर के अफसरान पाकिस्तान को 0 टैक्स पे करते हैं। डिफेंस सेक्टर के ऑफिसर्स की सैलरी का हिसाब लगाया जाए तो वो करोड़ों में बनती है। इनसे टैक्स लेने की बजाय इनको वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो कि एक आम आदमी सारी जिंदगी लगा देता है पूरे करने में। इनको बड़े बड़े घर फ्री दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स दिए जाते हैं, इसके अलावा फ्री मेडिकल और फ्री एजुकेशन। जहाँ ये सब चीजें मिल रही है वो वहाँ बाकी बचता ही क्या है। आर्मी के अलावा हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मेनली पाक नेवी, ISPR और एयर फोर्सेस। जुडिशरी सेक्टर, इंसाफ के मुहाफिज जब अवाम के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। पाकिस्तान का हाल तो यह है कि हमारे इंसाफ का सेक्टर ही टैक्स नहीं दे। हमारे सेक्टर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके अलावा जितने भी अदालतों में बैठे जज या वकील हैं वो भी पाकिस्तान को 0 टैक्स पे करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान शुरू से एक ज़राई मुल्क कंसिडर किया जाता है, यानी कि जहाँ पर काश्तकारी ज्यादा होती है। पाकिस्तान इज अ एग्रीकल्चर कंट्री और पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की जीडीपी का 18% हिस्सा एग्रीकल्चर पर मुश्तमिल होता है। लेकिन हमारा ये सेक्टर भी टैक्स फ्री है। किसानों से गंदम तक वसूल कर ली जाती है कि वो पर्सनली बेच नहीं सकते और फिर इस गंदम पर टैक्स लगाकर सारे मुल्क में बेची जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बैठे हैं एग्रीकल्चर के बड़े बड़े ठेकेदार और उनको टैक्स फ्री रखा गया है। उनसे 1 रुपया भी एज अ टैक्स वसूल नहीं किया जाता। ये ठेकेदार और जमींदार इसलिए तो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब किसान को इसकी मेहनत भी ठीक से नहीं मिलती। एक सेक्टर जो कि हमारे जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा है उसको टैक्स फ्री रखा गया, तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। पाकिस्तान दुनिया में गंदम की प्रोडक्शन के हवाले से 8वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी हम रशिया से गंदम इंपोर्ट करते हैं। 2022 की इंपोर्ट लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 3.8 बिलियन टन गंदम इंपोर्ट की है रशिया से। रशिया के अलावा पाकिस्तान यूक्रेन और काजाकिस्तान से भी गंदम इंपोर्ट करता है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स फ्री रखा गया है तो क्यों रखा गया है, जबकि वो सेक्टर मुल्क की जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहा। मुल्क की जरूरत के मुताबिक गंदम या मजीद फसलें भी नहीं उगा पा रहा। इसका जवाब है करप्शन। करप्शन वो दिमाग है जो हमारी कंट्री को खोखला कर चुका है। सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं आज, इनसे यही नतीजा निकलता है कि जो टैक्स वसूल किया जाता है वो मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर ये टैक्स मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कुछ बेहतरी लाई जा सकती है। दूसरी बड़ी वजह है इतने बड़े बड़े सेक्टर्स का टैक्स फ्री होना। एक तो उनको टैक्स फ्री रखा गया है और फिर मजीद उनको वो बेनिफिट्स देना जो कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और ये सब बेनिफिट्स उन सेक्टर्स को अवाम के ही पैसे से दिए जाते हैं। दुनिया भर में हर कंट्री अवाम से इसलिए टैक्स वसूल करती है कि वो इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बस बड़े बड़े शहरों पर पैसा लगाया जाता है, जबकि रूरल एरियाज में बहुत कम इस चीज पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बस रोड्स बनाए जाते हैं और वो भी ना होने के बराबर, वो भी ना पायदार, जो कि चंद ही साल बाद टूट फूट का शिकार हो जाता है। एजुकेशन पर तो पैसा लगाया ही नहीं जाता और अगर लगाया जाता है तो वो भी बहुत लिमिटेड। सालों से बनी हुई किताबें जो कि हमारे आबाओ अजदाद पढ़ते हैं वो आज भी पढ़ाई जाती है। सिलेबस तक इम्प्रूव नहीं किया गया। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज टूट फूट का शिकार रहते हैं, इनको इम्प्रूव नहीं किया है। स्कूल और कॉलेज का फर्नीचर तक पुराने जमाने का है तो आज तक इस्तेमाल किया है। जहाँ दुनिया में साइंस की किताबें रद्द हो चुकी हैं वो हमारे एजुकेशन सिलेबस का हिस्सा है। किताबों को अपडेट करने के लिए एक अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी, तो क्या आज तक उतनी रकम हुकूमत के पास आई ही नहीं या फिर हुकूमत ने लगानी ही नहीं चाहिए? इस बात का जवाब आप सब जानते ही हैं। फिर अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की तो यहाँ पर भी हालात वैसे ही, एक लिमिटेड अमाउंट ही दी जाती है जो कि इन जरूरतों को पूरा कर सके जो इंतहाई जरूरी समझी जाती है। इवन दिस रूरल एरियाज में प्रोफेशनल डॉक्टर्स तक मौजूद नहीं होते। डॉक्टर्स तो छोड़ो, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है और जो बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स मौजूद हैं उनमें बहुत सारी जदीद मशीनें मौजूद नहीं जो किसी भी मोहल्लक बीमारी को डायग्नोज करने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो फिर सवाल आता है कि आखिरकार आवाम से टैक्स क्यों वसूल किया जाता है? इलाज हम प्राइवेट हॉस्पिटल से करें, ट्रांसपोर्ट हम खुद मैनेज करें, हर वो काम जो आवाम के टैक्स से होना चाहिए, जिसके आवाम को बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, वो क्यों नहीं किया जाता? आखिरकार जो टैक्स वसूल किया जाता है वो कहाँ जाता है, वो किस हिस्से में जाता है, वो टैक्स आवाम पर क्यों नहीं लगाया जाता? आज की डिस्कशन के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सवालों के जवाब पता हो।